नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। अध्यापकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। आज ये कार्यक्रम 11 बजे लोक भवन में रखा गया है, जिसमें सीएम योगी अध्यापकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र आज वितरित किए जाएंगे। लोक भवन में 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। बाढ़ को लेकर सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं। सीएम खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम आज वाराणसी जाएंगे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। राहत शिविरों में राहत सामग्री भी बांटेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ के हालातों की जानकारी भी लेंगे। यूपी में बाढ़ और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नदियों के उफान की वजह से अचानक आए पानी ने हालात बदल दिए हैं। जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां चला करती थी, उन सड़कों पर आज नावें चल रही हैं। इस पानी ने कई लोगों के आशियाने तक छीन लिए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम पूरे हालात के बारे में आपको जानकारी देते हैं। वाराणसी में बाढ़ की ये तस्वीरें बता रही हैं कि काशी में लोग कैसे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों के लिए जाना पड़ रहा। पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे रोज नई मुसीबत सामने आ रही है। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी है। बच्चे को छोड़ दिए, उसके बिना कैसे जी रहे हैं हम जानते हैं। इस तरह नहीं रख सकते ना। मान लीजिए आप लोग नहीं हैं तो हम कैसे उसको पानी में से निकालेंगे, डूब जाएगा। मेरा बच्चा 6 साल का है, उसको छोड़ के हम यहाँ पर तड़प रहे हैं उसको देखने के लिए। एनडीआरएफ की टीम आप लोगों की मदद लगातार कर रही है। हाँ, पिछले साल से कर रहे हैं। 16 में भी आए, 13 में हम लोग बहुत झेल चुके हैं। चोरी चमारी हुआ है, ये वही सोचते हैं कि चोरी हो जाएगा तो हम लोग कैसे जिएंगे। वाराणसी के कई इलाकों से सैकड़ों परिवार अब तक पलायन कर चुके हैं। लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम डटी है। जो लोग पलायन करना चाह रहे हैं, जो अपने साजो सामान के साथ जो नीचे के तल पे रहते हैं, तो उनको एनडीआरएफ जो है अपनी बोट से हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दें। वहां से वो फिर अपने गंतव्य स्थान पे जाएं। जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ लगी हुई है साथ में, तो सब हो रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां खतरे के निशान को पहले ही पार कर गई हैं। वहीं जिले की दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। कौशाम्बी से निकलकर प्रयागराज में यमुना नदी से मिलने वाली ससुर खदेरी नदी भी इन दिनों उफान पर है। ससुर खदेरी नदी में आई बाढ़ के चलते दामपुर, लखनपुर, सिलनी भीटी सहित दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से पूरी तरह से कट गया है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं और इसके साथ ही साथ जो सहायक नदियां हैं, ससुर खदेरी नदी है, टोंस नदी, इन नदियों में भी बाढ़ का पानी आ गया है। और इस वक्त मौजूद हैं हम कालिंदीपुरम इलाके में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाव चल रही है। ये ससुर खदेरी नदी है और इसके पार जो गांव है, तमाम गांव है, दामूपुर है, दूसरे गांव हैं, वहाँ पर भी लोग दिक्कतों में हैं। लोगों को आने जाने के लिए सिर्फ एक चारा है। यहाँ पर जिन सड़कों पर मोटर गाड़ियाँ चलती थी, वहाँ अब नाव चल रही है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को समय पर जरूरी मदद नहीं मिल रही। यहाँ पे सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। कितने गांव के लोग फंसे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 800-900 लोग रहते हैं। हाँ। किस तरह से आप लोग जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं? जान जोखिम में तो डालना ही पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी आने जाने के लिए। हाँ। तो यहाँ पे 2 बोट है, वही प्रधान जी मंगवाए हैं। हाँ। उसी से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक बाढ़ और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस मुश्किल वक्त में सरकार लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन बिल को राज्यसभा से पास करवा लिया गया है। संसद के उच्च सदन में मौजूद सभी 186 सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया।
इससे पहले मंगलवार को लोकसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी थी। अब इस बिल को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून के तौर पर लागू हो जाएगा। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए मराठा कोटे को सुप्रीम कोर्ट से खारिज किए जाने के बाद केंद्र सरकार ये विधेयक लेकर आई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एसपी डर पैदा करके राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पार्टियां लोगों में आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे नेता समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार जातियों को जोड़ने का काम कर रही है। राज्यसभा में ओबीसी बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए शिक्षा मंत्री ने ओबीसी राजनीति करने के लिए विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार से पहले 10 साल यूपीए की सरकार रही, जिसे समाजवादी पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था, लेकिन किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव की पार्टी की तो डर पैदा करो और राज करो की राजनीति करती रही है। अभी हमारे रामगोपाल जी नहीं है, उनकी इशारे तो दिल्ली की सरकार चलती थी। मैं आभारी हूं, मेरे भाषण को आदरणीय देवेगौड़ा साहब सुन रहे हैं। देश की प्रधानमंत्री रहे, किसने मना किया था आपको सेंट्रल स्कूल में ओबीसी विद्यार्थियों को रिजर्वेशन देने के लिए? संजय भाई, आपको मना तो कोई नहीं किया था, आप तो बड़े ताकतवर व्यक्ति हो। किसने क्यों नहीं मना किया? हमने इंप्लीमेंट किया। हम उसको कोई ढिंडोरा नहीं पीटते, ये सत्य है, ये फैक्ट है। इसको हमको सबको आज मिलकर स्वीकार करना पड़ेगा। आज रामगोपाल जी अभी नहीं है। रामगोपाल जी की तो एक विचित्र प्रकार की राजनीति है, डर पैदा करो राज करो, डर पैदा करो राज करो। और काहे का कौन सी यादवों को, कौन सी गुज्जरों को, कौन सी कुर्मियों को मैं कुर्मी हूं? कौन सी लोगों को हमने रिजर्वेशन तोड़ देना? हम तो देने वाले लोग हैं, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। आप जो गलती किया था उसको हम जोड़ने वाले लोग हैं। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने दिल्ली में मोदी कैबिनेट में शामिल नए ओबीसी मंत्रियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने मोदी कैबिनेट में शामिल नए ओबीसी मंत्रियों का सम्मान किया। ओबीसी मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। अब आज भारत के मंत्रिमंडल में 35% ओबीसी मंत्री हैं। अब आधे मंत्रिमंडल बनाने वाले तो ये कहते मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, तो सोचा ही नहीं था इसलिए घर बैठा दिया। कोई कहेगा कि ये इसमें बड़ी क्या बात है, बड़ी बात नहीं है। जेपी नड्डा ने बीजेपी ओबीसी मोर्चा से जुड़े नेताओं को सभी राज्यों में सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करने का सुझाव भी दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के चलना यह हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग कॉन्शियस तरीके से सभी जातियां निकालिए, कौन सी पिछड़ी जाति छूट गई है, कौन सी पिछड़ी जाति है जिसको हमको अपने साथ लेना है, किसको हमको जोड़ना है, कौन सा प्रदेश कमजोर रह गया जहां हमको जोड़ना है, कौन से लोगों को हमको साथ लेना है। और अब बात करते हैं बीजेपी की चुनावी रणनीति की। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। दिल्ली से निकलने वाली इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 6 केंद्रीय मंत्री अपने समर्थकों के साथ जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकलने के साथ साथ अपने अपने समाज वाले इलाकों में संबोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। 6 केंद्रीय मंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी और 3 दलित शामिल हैं। उधर कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए 38 सदस्यीय इलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी है। कमेटी में पार्टी के सभी बड़े पुराने चेहरों को शामिल किया गया है। ये चेहरे कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताते हैं। अजय कुमार लल्लू, जो कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आराधना मिश्रा, सलमान खुर्शीद, आरपीएन सिंह, ये वो नाम हैं जिनको की इलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया है। राशिद अलवी, पीएल पुनिया को भी कमेटी में शामिल किया गया है। इन सभी लोगों पर जिम्मेदारी होगी 2022 में पार्टी का जनाधार मजबूत करने की और साथ ही साथ पार्टी के लिए बेहतर प्रदर्शन करवाने की, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की, और इसी के तहत इन सभी को इलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया है।
आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। और अब खबर मथुरा से है, जहां पर छाताकोत वाले इलाके के पैगांव में जमीन विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं फायरिंग में गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं डबल मर्डर की सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है और गांव में तनाव के हालात को देखते हुए पीएसी को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतकों का पड़ोस के रहने वाले लोगों के साथ काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आज कहासुनी हुई और बाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। राजेश और रतन प्लॉट को लेकर काफ़ी समय से कोई विवाद चला आ रहा है। उसी में जो मृतक पक्ष हैं उनके लोग जो अभियुक्त पक्ष के घर पर आए थे, वहां पर विवाद हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें कि मृतक पक्ष के 2 व्यक्तियों को गोली से घायल हुए, जिनके नाम रतन और राजेश हैं। उनकी दोनों की मृत्यु हो गई है। इस पक्ष के 2 और व्यक्तियों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। हमारे द्वारा सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा मौके का मुआयना कर लिया गया है। रायबरेली में ऊंचाहार इलाके के मनीरामपुर गांव में सरेराह शख्स की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे अवैध संबंधों का मामला सामने आया है। अभी तक प्राथमिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि अवैध संबंधों को लेकर ये घटना खारिज की गई है। इसमें और विस्तृत जांच और पूछताछ की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के सतोहा गांव में पैसे के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें घायल हुए शख्स ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। वो समझाया गया, पुलिस की सही कार्रवाई के बारे में बताया भी गया और आश्वासन भी दिया गया और इस बात पे लोग मान गए हैं। अब पोस्टमार्टम करा करके जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो हमारे द्वारा कराई जाएगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर नोएडा से है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। 2 बदमाशों को गोली लगी है। दोनों बदमाशों को जिला अस्पताल भेजा गया है। बदमाशों से 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। गाड़ियों में बिठाकर लूटपाट किया करते थे बदमाश, पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इनपुट के आधार पर पुलिस ने इन बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लग गई। बाद में दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया और दोनों के पास से 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं, कारतूस भी बरामद किया गया है। इसके अलावा जानकारी ये मिली है कि गाड़ियों में बिठाकर ये लोगों से लूटपाट किया करते थे। और अब खबर हरदोई से, जहां पर लोनार थाना क्षेत्र के नकटौरा चौराहे के पास किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। किन्नरों की आपस में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इलाके में होने वाली वसूली को लेकर किन्नरों के दोनों गुटों के बीच मारपीट हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। में खुद देख सकते हैं कि मारपीट हुई है, यह बात सही है। दोनों ही पक्षों की तहरीर थाने को मिल गई है, जिसमें तथ्यों को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे से लूट करने की धाराओं के तथ्य लिखे गए हैं। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में जो भी सही तथ्य पाए जाएंगे न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को वाराणसी के केदार घाट पर करपात्री धाम में राष्ट्रीय युवा चेतना मंच द्वारा करपात्री महाराज का जन्म उत्सव मनाया गया, जिसमें देश भर के बुद्धिजीवी और संतों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बुद्धिजीवियों ने करपात्री महाराज की स्मृति में वाराणसी से दिल्ली तक के लिए धर्म सम्राट एक्सप्रेस ट्रेन चलाने और डाक टिकट जारी करने की मांग की है। सनातन धर्म के सूर्य महाराज करपात्री जी का निर्माण 1982 में हुआ। सरकार से मांग करते हैं कि करपात्री जी जैसे महान संत के स्मृति में बनारस से दिल्ली के लिए धर्म सम्राट एक्सप्रेस चलाया जाए। साथ ही उनकी याद में
भारत सरकार डाक टिकट जारी करे। प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस के सांसद हैं, या इससे सुंदर अवसर अब कब आएगा जब करपात्री जी को यह श्रद्धांजलि दी जा सकती है। इसलिए हम भारत के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद से अनुरोध करते हैं कि कृपया करपात्री जी की स्मृति में यह दो पुनीत काम करें। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। शातिर चोर आदिल को किया गिरफ्तार, अंधेरे का फायदा उठा